हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हमने कल के लेक्चर में महाराणा प्रताप के बारे में बहुत अच्छे से उसको समझा जाना। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और आज हम इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने समझा था कि किस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के द्वारा मान सिंह के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी वो सेना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि मुगल सेना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना। लेकिन वो लोग बंदी नहीं बना पाए प्रताप को, और जब वो लोग प्रताप को बंदी नहीं बना पाए तो वापस जब लौट जाता है मान सिंह, तो मान सिंह की सेवाओं से नाखुश होकर अकबर उसके दरबार में आने पर रोक लगा देता है और यही आसफ खान के साथ भी होता है। लेकिन अकबर प्रताप को अभी छोड़ने के इरादे से नहीं था। उसका ये हल्दी घाटी का जो उद्देश्य था वो असफल रहता है, लेकिन वो अभी हार नहीं मान रहा था और उसने सोचा कि मुझे और सैनिक अभियान जो हैं वो मेवाड़ के विरुद्ध करने पड़ेंगे और मेवाड़ के विरुद्ध इन सैनिक अभियानों में मुझे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और इसी क्रम में वो अपने आने वाले और जो सैनिक अभियान होते हैं उनको गति देता है, उनको दिशा देता है और वो अब नए लोगों को जिम्मेदारी देता है ताकि नए लोग प्रताप को बंदी बनाने में सफल हो जाएं। तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन है उसमें फ़ायदेमंद साबित होगा, उसमें बेहतर साबित होगा। तो आप बड़े आराम से इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, इस लेक्चर को सुनिए। आपको ये बातें समझनी होंगी कि किसी भी सैनिक अभियान से पूर्व में जो तैयारी की जाती है, पूर्व में जो रणनीति बनाई जाती है, वो रणनीति उसके जो मुख्य शासक होता है उसके दिशा निर्देश में बनती है, क्योंकि किसी भी सेना की हार जो होती है वो शासक की हार होती है और किसी भी सेना की जो जीत होती है वो शासक की जीत होती है। हम लोग उसे ऐसे बोलकर नहीं टाल सकते कि उसमें तो अकबर शामिल नहीं था इसलिए उसकी हार कैसे हो गई, वो तो उसकी सेना की हार थी। तो प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में सफल होता है क्योंकि अकबर का जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हुआ, वो प्रताप को बंदी नहीं बना पाए। बहुत सारे इतिहासकार इसको अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा देते हैं और बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अकबर के सैनिक अभियानों के बारे में। तो देखिए, आज हम अकबर के सैन्य अभियान, ये जो सैन्य अभियान हम पढ़ रहे हैं ये केवल मेवाड़ के लिए हैं, केवल प्रताप के विरुद्ध पढ़ रहे हैं। तो जो अकबर के जो सैन्य अभियान है ये अभियान केवल हम और केवल प्रताप के विरुद्ध पढ़ रहे हैं, इनमें और किसी राज्य का या और किसी क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में, क्योंकि हमने हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो पढ़ लिया है 18 जून 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में जो आया था और वो युद्ध में वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद जो सैनिक अभियान इसके द्वारा भेजा गया था, ये जो सैनिक अभियान भेजा जाता है ये 3 लोगों के नेतृत्व में आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो वही था मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह को वापस भेजने का पीछे उद्देश्य था क्योंकि कई बार इन क्षेत्रों में आ चुका था मान सिंह, इसलिए वो इस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ हो गया था, चाहे वो असफल ही क्यों ना रहा हो। ठीक है, तो मिर्जा राजा मान सिंह। इसके अलावा इस अभियान पर एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था भगवंत दास या भगवान दास। ठीक है, भगवंत दास। अब देखिए, मिर्जा राजा मान सिंह और भगवंत दास, इनके साथ एक व्यक्ति और भेजा गया था जो कि
आप लोग मान सकते हो क्योंकि दोनों इसी क्षेत्र से संबंधित थे, लेकिन जिस प्रकार से मानसिंह के द्वारा ये बोला गया था कि मैं युद्ध अभियान जीत गया, तो उसके बाद अकबर ने अपना एक और साथी इनके साथ डाल दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन खां। ठीक है, तो ये तीसरा व्यक्ति इनके साथ और आता है, कुतुबुद्दीन खां। तो इन तीनों के नेतृत्व में जो अकबर की जो सेना होती है वो आक्रमण करने आती है। ठीक है, ये जिम्मेदारी इन तीनों को दे दी और ये लोग 13 अक्टूबर 1576 को मेवाड़ की ओर या मेवाड़ पर कूच कर देते हैं। ठीक है, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी और इनका जो आक्रमण होता है वो कब होता है? 13 अक्टूबर 1576 को। ठीक है, 13 अक्टूबर 1576 को इन तीन लोगों के द्वारा मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां का क्या होता है? आक्रमण होता है। अब देखिए, इनका जो आक्रमण होता है, ये आक्रमण ये था कि इन्होंने जो आक्रमण किया वो किया गोगुंदा के ऊपर, और गोगुंदा पर ये तीनों क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इनका आक्रमण जो होता है, इनका आक्रमण कहाँ होता है? गोगुंदा पर होता है। इनका आक्रमण कहाँ होता है? तो इनका आक्रमण होता है गोगुंदा पर, और जब इनका आक्रमण गोगुंदा पर होता है तो ये गोगुंदा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त की। अब इनके द्वारा जब विजय प्राप्त कर ली जाती है तो ऐसा बताते हैं स्रोतों में कि अकबर भी इस क्षेत्र में आया था और यहाँ कुछ दिन रुका था और उसके बाद वापस कहाँ लौट जाता है? आगरा लौट जाता है। ठीक है, तो इनका आक्रमण होता है और ये इस आक्रमण में सफल होते हैं क्योंकि इन्होंने जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? गोगुंदा पर किया था। अब ये इस आक्रमण के पश्चात कहाँ लौट जाते हैं? आगरा वापस लौट जाते हैं, और ये जो गोगुंदा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देते हैं? तो इसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो मुहाविद बेग को सौंपी गई थी। किसको सौंप दी जाती है? मुहाविद बेग। अब देखिए, इस जिम्मेदारी को मुहाविद बेग को सौंपकर, यानी कि इसको सूबेदार की जिम्मेदारी दे दी जाती है और ये लोग वापस लौट जाते हैं कहां पर? आगरा। और जैसे ही मुहाविद बेग जो है यहाँ का सूबेदार बनता है, क्या बनता है? सूबेदार बनता है। तो उनके जाने के बाद वापस से जो मेवाड़ी सेना थी, मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने क्या किया? इस मुहाविद बेग को उनके जाने के बाद दबोच लिया आकर। ठीक है, और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो मुहाजिद बेग को सूबेदार बनाया जाता है और इसकी क्या कर दी जाती है? चलो इधर लिख लो। इनके जाने के बाद क्या? इनके जाने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो याद रखोगे ना? अब देखिए, इसके बाद जो फिर अगला आक्रमण होता है, यह आक्रमण हो गया। अब इसके बाद जो अगला आक्रमण हुआ था, कुछ समय के बाद फिर दोबारा आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है शाहबाज खां को। किसको भेजा जाता है? शाहबाज खां। शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और आप लोगों को यह भी याद रखना है कि शाहबाज खां वो आदमी है जिसको सबसे ज्यादा आक्रमण करने के लिए भेजा था मेवाड़ पर। इसने 3 बार मेवाड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो शाहबाज खां इसको 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमण करने के लिए भेजा। कितनी बार भेजते हैं शाहबाज खां को? तो शाहबाज खां को मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है
कि मेवाड़ पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो आपको याद रखना है वो सांवाज खां था। कौन था? सांवाज खां था, जिसके द्वारा 3 बार मेवाड़ पर क्या किए गए? आक्रमण किए गए। याद रखोगे ना इस पॉइंट को? चलिए तो आप उतारिए, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो कुतुब खां, भगवान दास, मान सिंह, इनके द्वारा पहला आक्रमण किया गया। गोगुंदा पर अधिकार किया, वापिस चले जाते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद जिम्मेदारी जो है वो वहाबिद बेग को सौंप देते हैं। बाद में वहाबिद बेग को मेवाड़ी सेना परास्त कर देती है। इसके बाद सांवाज खां को जिम्मेदारी दी गई और वो 3 बार आक्रमण करता है। अब आप लोगों के मन में स्वाभाविक है प्रश्न आ रहा होगा कि 3 बार आक्रमण किया तो कब किया? तिथि तो होगी कोई, तो बिल्कुल है। देखिए, पहला जो आक्रमण किया गया सांवाज खां के द्वारा वो 1577 में किया गया। दूसरा जो आक्रमण किया गया वो 1578 में किया गया। और तीसरा जो आक्रमण किया गया वो 1579 में किया गया, यानी कि 79 में किया गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो आक्रमण हुआ वो पहला आक्रमण हुआ था 15 अक्टूबर को, और ये जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 15 दिसंबर को, और ये जो तीसरा आक्रमण हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर को। तो आप लोगों को इस 15 को क्या रखना है? याद रखना है कि 15 अक्टूबर, 15 दिसंबर, 15 नवंबर, और इसका क्रम रखना है 1577, 1578, 1579। आपको सांवाज खां के तीनों आक्रमण जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर, 15 दिसंबर और फिर 15 नवंबर। ये बात है 1 साल बाद की। ठीक है, ये मत समझना दिसंबर में आक्रमण हो गया, वापस से फिर नवंबर में हो गया। ये 78 की बात थी और ये 79 की बात थी। तो ये आपको तीनों आक्रमण जो हैं वो याद रखने हैं। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और 15 नवंबर 1579। ये तीनों आक्रमण आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं, जो कि सांवाज खां के द्वारा किए गए थे। चलिए अब देखिए, जब इस सांवाज खां का आक्रमण कुंभलगढ़ पर होता है, जब इस सांवाज खां का आक्रमण कुंभलगढ़ पर होता है, तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुआ था तो उस समय प्रताप ने ये जो जिम्मेदारी है वो उदय सिंह सोनगरा को दे दी थी, और स्वयं जो है वो भीलों की सेना के साथ कहाँ चले गए थे? जंगलों में चले गए थे। ठीक है, ताकि इनका उद्देश्य ये था कि अगर ये लोग कुंभलगढ़ की सेना, कुंभलगढ़ को क्या कर लेते हैं, ये सेना अंदर रहेगी और ये लोग क्या करेंगे? बाहर से इस दुर्ग को घेरेंगे, और हम ये प्रताप जो है वो अपनी सेना को लेकर जो पहाड़ थे इन पहाड़ों में चले जाते हैं। इन्होंने सोचा था कि ये जो मुगल सेना है ये इसको बाहर से घेर लेगी और हम लोग वापस से आके इसके ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सेना जो थी वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जो सेना थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह सोनगरा के नेतृत्व में रहती है, और दूसरी सेना जो है वो पहाड़ों में चली गई थी प्रताप के नेतृत्व में, जिसमें ज्यादातर भील लोग थे जो कि पारंगत थे पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने में। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी इस प्रकार से थी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में लिखना है उदय सिंह सोनगरा, उदय सिंह सोनगरा को, उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी सौंपकर, कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी सौंपकर प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में चले जाते हैं। ठीक है, ये जंगल जो थे वो पहाड़ी जंगल थे, यानी कि आप जानते हो ना पहाड़ों पे जो जंगल उगते हैं उनको पहाड़ी जंगल बोलते हैं। चले जाते हैं, तो उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी ये क्या करते हैं? प्रताप ने दे दी, और प्रताप कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं। लेकिन जो आक्रमण हुआ वो रणनीति के मुताबिक नहीं हो पाता। प्रताप की जो रणनीति थी, प्रताप ने जो सोचा था उस सोच के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण नहीं हुआ,
उन्होंने सोचा था कि शाहबाज खां जो है वो डेरा लगाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेरेगा और हम उसके बाद फिर वापस उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन ये रणनीति जो होती है वो फेल हो जाती है। शाहबाज खां का जो आक्रमण होता है वो सीधा होता है और वो दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार जो दुर्ग की जिम्मेदारी दी थी उदय सिंह सोनगरा को, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाता क्योंकि सेना 2 अनुपात में बढ़ जाती है, एक दुर्ग के अंदर और एक दुर्ग के बाहर। जब तक प्रताप को ये खबर मिली कि उदय सिंह सोनगरा प्रवेश कर चुका है और कुंभलगढ़ दुर्ग पर उदय सिंह सोनगरा विजय प्राप्त कर चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार शाहबाज खान, इसके बाद शाहबाज खान कुंभलगढ़ को जीत लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? कुंभलगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? शाहबाज खान। अब देखिए, इसने ये विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी प्रताप जो है उनकी पकड़ से क्या था? दूर था। अकबर को ये सूचना भिजवाई जाती है कि हमने कुंभलगढ़ दुर्ग को फतेह कर लिया है। तो अकबर के द्वारा पूछा गया प्रताप कहाँ है? तो उन्होंने कहा पता नहीं। ठीक है, तो फिर अगला जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी जाती है? तो अगली जिम्मेदारी 1580 में आप लोग जानते होंगे अब्दुल रहीम खाने खाना को। ठीक है, तो इनको जिम्मेदारी दी जाती है, अब्दुल रहीम खान एक खाना। अब देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना को 1580 में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारी मिली थी इसलिए ये आए थे और पूरे परिवार को लेकर आए थे। ये इन्होंने सोचा था कि वहाँ 1-2 साल तो गुजरेगा कम से कम, और पूरी फैमिली को लेकर आ गए, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। ये अपने पड़ाव यानी कि इन्होंने जो शिविर लगाया था शेरपुर गांव में, वहाँ इनका शिविर लग रहा था और बड़े आराम से चैन, उन्होंने सोचा कि प्रताप तो कहाँ पहाड़ों से निकल के आएगा, और ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन प्रताप के पुत्र अमर सिंह क्या कर देता है? इनके शिविर पर अचानक आक्रमण कर देता है कुछ भीलों को लेकर, और इनकी जो पत्नियां होती हैं उनको पकड़ के ले जाता है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करते? अकबर को बोलते कि मेरी पत्नियां ले गया अमर सिंह। तो ये बेचारे बड़े संकट में होते हैं, दुखी होते हैं। तो प्रताप के पास जब अमर सिंह उनकी पत्नियों को लेकर गया तो प्रताप ने कहा कि इनको क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, हमें इस प्रकार के जो काम है शोभा नहीं देते। तो अमर सिंह जो होता है अब्दुल रहीम खाने खाना को उनकी पत्नी क्या करता है? वापस लौटा देता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के एहसानमंद होते हैं और ये क्या करते हैं? वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना का आक्रमण हुआ। अब्दुल रहीम खाने खाना का आक्रमण हुआ। शेरपुर शिविर पर आक्रमण कर अमर सिंह ने इनकी बेगमों को, ठीक है, इनकी बेगमों को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? इनकी जो बेगम थी उनको बंदी बना लिया। प्रताप के कहने पर उन्हें वापस ससम्मान छोड़ दिया गया। ससम्मान छोड़ दिया गया। ठीक है, प्रताप के कहने पर उन्हें क्या कर दिया? वापस ससम्मान छोड़ दिया गया। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो क्या करता है? अपने अभियान को लेकर वापस लौट जाता है कि सोचा कि देखो अगर ये लोग नहीं लौटाते तो क्या हो जाता है। ठीक है, पूरी फैमिली खराब हो जाती, बेचारे की जिंदगी कैसी नरक बन जाती। तो ये क्या करता है? ससम्मान छोड़ देते हैं और ये अपना अभियान लेकर वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस लौट जाता है। तो ये 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना का क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक है, चलिए तो ये उतारिए, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, नीचे की लाइन शायद नहीं दिख रही होगी, लिखना अपना अभियान लेकर वापस चला जाता है।
तो उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि पहाड़ों में चले गए थे प्रताप। इस प्रकार शाहबाज खां कुंभलगढ़ को जीत लेता है। 1580 का जो आक्रमण हुआ था वो अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में हुआ था। इनकी शिविर के ऊपर आक्रमण होता है, जिसमें अमर सिंह इनके जो बेगम होती हैं उनको बंदी बना लेता है और प्रताप के कहने पर वापस लौटा देता है। उसके बाद वो अपने अभियान को लेकर वापस लौट जाता है। अब देखिए, इसी समय एक युद्ध और होता है और उस युद्ध को आप लोग जानते हैं दिवेर के युद्ध के नाम से। कई जगह आपने पढ़ा होगा किताबों में, ठीक है। दिवेर के युद्ध को जानते हैं, तो चलिए इस दिवेर के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। दिवेर का युद्ध, ठीक है। हम किस युद्ध की बात कर रहे हैं? दिवेर के युद्ध की बात कर रहे हैं, जो कि कब होता है? ये होता है अक्टूबर 1582 को, ठीक है। कब होता है? अक्टूबर 1582 को ये चीज जो है वो घटित होती है। देखिए, अक्टूबर 1582 को ये चीज घटित होती है। इस दिवेर के युद्ध को कई इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, और किस इतिहासकार ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? देखिए, इस युद्ध को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया। अब इसको मेवाड़ का मैराथन कहने वाले कौन थे? तो मेवाड़ के मैराथन कहने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड साहब ने इस बात को ये कहा कि ये जो है मेवाड़ का क्या है? मैराथन है। अब इसको मेवाड़ का मैराथन कहा क्यों? कि बताते हैं कि इस आक्रमण के समय जो मुगल सेना थी वो भाग जाती है, और इतने जोर से भागती है कि जैसे कोई रेस चल रही हो, कोई मैराथन चलती है ना, मैराथन चलती है, उसमें बहुत सारे धावक एक साथ भागते हैं, 24-25 मील दूर तक भागते हैं। तो वही मुगल सेना ने किया था। इस आक्रमण में जो मुगल सेना है वो ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रेस चल रही हो, कौन पहले भागे, ठीक है, कौन पहले आगरा पहुंचे। तो सबसे पहले इस की व्याख्या करते हुए टॉड साहब ने कहा कि ये क्या था? मेवाड़ का मैराथन है। तो कई बार पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है, तो टॉड साहब ने कहा है। और दिवेर के युद्ध का अन्य नाम क्या है, तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको, ये जो दिवेर का युद्ध है, इस दिवेर के दर्रे के रूप में भी इसको जानते हैं। तो इस नाम को जानते हैं देवारी दर्रे का युद्ध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि दिवेर के युद्ध को किस अन्य नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कैसा है कोई पता नहीं, कैसे प्रश्न बना ले कोई पता नहीं। इसलिए मेवाड़ का मैराथन और देवारी दर्रे का युद्ध जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। अक्टूबर 1582 की हम बात कर रहे हैं। चलिए, आप देखिए इस युद्ध में हुआ क्या था। इस युद्ध में हुआ क्या था कि अकबर जो होता है, अकबर जो होता है, इनके रिश्ते में इधर उधर से सुल्तान शेरिया संबंध में चाचा लगते थे, ठीक है। तो इनके ऊपर उदय सिंह का आक्रमण होता है, और ये उस समय वहां की जो पुलिस चौकी है उसके क्या थे? प्रधान सूबेदार थे। इनके ऊपर उदय सिंह को हमेशा अमर सिंह को उदय सिंह जो है वो उच्चारण में निकल जाता है। तो इनके ऊपर अमर सिंह का क्या होता है? आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में जो मेवाड़ी सेना होती है इनको बहुत बुरी तरह से मारती है, ठीक है, इनको बहुत बुरी तरह से मारती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अकबर के सुल्तान शेरिया के ऊपर अमर सिंह व मेवाड़ी सेना का आक्रमण, और इस आक्रमण में ये जो सुल्तान शेरिया होता है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस आक्रमण में
इनका जो सुल्तान शेरिया था इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार इस युद्ध में अमर सिंह और जो मेवाड़ी सेना थी यानी कि प्रताप की जो सेना थी ये क्या होती है, विजयी होती है। क्या होती है, विजयी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिवेर के क्षेत्र थे, इन दिवेर के क्षेत्रों पर भी किसका अधिकार हो जाता है, प्रताप का अधिकार हो जाता है। क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद अकबर को जब ये न्यूज मिली तो वो क्या हो गया, गुस्से से तिलमिला उठा और जिम्मेदारी किसको सौंप दी, जिम्मेदारी सौंप दी गई जगन्नाथ कछवा को। किसको सौंप दी गई, जगन्नाथ कछवा। ठीक है, ये वही मानसिंह का चाचा था, जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा के द्वारा मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया जाता है। कब किया जाता है, 5 दिसंबर 1584 को यह आक्रमण होता है और ये अकबर की ओर से अंतिम प्रयास था। उसने कहा कि ये लास्ट प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद में कोई प्रयास नहीं करूंगा, काफी कर लिए। एक से एक मैंने सेनापति भेज लिया, मानसिंह को भेज दिया, उसके बाप को भेज दिया, सारे जो मेरे पास बेहतर थे उनको भेज दिया। और उसके बाद जो अंतिम भेजा गया था वो जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा जाता है, जो 5 दिसंबर 1584 को भेजा गया था। 5 दिसंबर 1584 को प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान, अंतिम अभियान। ठीक है, तो ये जगन्नाथ कछवा का 5 दिसंबर 1584 को अंतिम अभियान होता है और इसके बाद अकबर क्या मान लेता है, हार मान लेता है और फिर वो कोई भी सैनिक अभियान प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजता। ठीक है, वो परेशान हो जाता है, थक जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर उसने कब से प्रयास करना शुरू किया था, तब से लेके और अब तक इतने सारे लोग उसने भेज दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है, ये इनका अंतिम अभियान होता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके बाद प्रताप के द्वारा चामड़ को क्या बना लिया जाता है, राजधानी बना लिया जाता है। और चामड़ 1585 से लेके और 1615 तक क्या रहती है, इनकी राजधानी रहती है। 1585 से लेके और 1615 तक क्या रहती है, इनकी राजधानी रहती है। ठीक है, चामड़ को इन्होंने क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, बाद में मृत्यु हो जाती है और एक जगह पड़ती है बारडोली। कौन सी जगह पड़ती है, बारडोली जगह पड़ती है। बारडोली चामड़ के अंदर ही आती है, चामड़ के अंतर्गत आती है, यानी कि उदयपुर क्षेत्र में आता है। और यहां पर इनकी क्या बना दी जाती है, महाराणा प्रताप की छतरी बनाई जाती है। और ये जो छतरी बनाई गई है, ये छतरी 8 खंभों पर बनी हुई है। ठीक है, कितने खंभों पर बनी हुई है, तो ये जो छतरी है वो 8 खंभों पर बनी हुई है। तो याद रखना है, चामड़ को इन्होंने राजधानी बनाया था कब से कब तक, 1585 से लेके और 1615 तक ये इनकी राजधानी रहती है। और यहीं पर इनकी क्या मृत्यु हो जाती है और बारडोली में क्या कर दी जाती है, इनकी छतरी बना दी जाती है। ठीक है, ये 8 खंभों की छतरी है और इस छतरी को किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, इनके मंत्री थे, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, भामा शाह। तो इस छतरी को भामा शाह के द्वारा क्या कराया गया, निर्मित कराया गया। ठीक है, भामा शाह के द्वारा क्या कराया जाता है, भामा शाह के द्वारा निर्मित कराया जाता है। तो ये एक प्रताप का संघर्ष था जो हमने समझा, जो हमने जाना। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इस संघर्ष को और महाराणा प्रताप के योगदान को, उनके युद्धों को, उनके प्रयासों को, कि किस प्रकार उन्होंने मेवाड़ के लिए संघर्ष किया। संघर्ष करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। इतने कम संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा और इतने बार जारी रखा कि सामने वाला परेशान हो गया
और अपने युद्ध अभियान ही बंद कर दिए, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे पास जो संसाधन है वो इतने पर्याप्त नहीं है कि मैं प्रताप को पकड़ सकूं। यानी कि एक प्रकार से ये जो सीरीज चलाई थी, यानी कि ये जो सिलसिला चलाया था आक्रमणों का, उसमें अकबर हार मान लेता है और प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए ही प्रताप को श्रेष्ठ माना जाता है। उसका जीवन एक संघर्ष का जीवन था, एक दिल्ली के सम्राट के विरुद्ध संघर्ष उसने किया। इतनी बड़ी सेना, लाखों की सेना, पूरे हिंदुस्तान का शासक एक छोटे से मेवाड़ के शासक को नहीं पकड़ सका, उसको नहीं झुका सका। तो यही संघर्ष था प्रताप का। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में इस लेक्चर से संबंधित जो आपकी प्रतिक्रिया है वो आप शेयर कर सकते हैं। बताना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।